नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। आज हम देखने वाले रेक्टम कैंसर की टेस्टोमनी, हीमोहिम के ऊपर, नेचुरल हीमोहिम के ऊपर हम टेस्टोमनी देखने वाले। और ये टेस्टोमनी हमारे भारत देश की है, हमारे भारत देश की ये टेस्टोमनी है और उस रेक्टम कैंसर पे कितना अच्छा उसने प्रभाव डाला ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, उन्होंने केमो भी लिए हुए, रेडियोथेरेपी भी ली हुई है, साथ में हीमोहिम भी चल रहा था, तो उनको कितना फायदा हुआ ये आप टेस्टोमनी में आप देखने वाले हो। तो सबसे पहले कुछ पंक्तियों के साथ मैं चालू करूंगा। जो भी लोग कैंसर या कैंसर समान तत्सम जो भी बीमारी हो उससे ग्रसित है और बहुत ज़्यादा तकलीफ है, उनको तकलीफें देखी नहीं जाती, ना परिवार की तकलीफें उनको देखी जाती, उस टाइम यही लाइनें उनके जहन में आती होंगी जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। थक गया हूँ तेरी नौकरी से, ए जिंदगी मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। ऐसा ही बोलता हूँगा, थक गया हूँ तेरी नौकरी से, ए जिंदगी मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। क्योंकि आखिरी में ऑप्शन क्या बचता है, अगर जब हिसाब होगा ऊपर वाला बुला लेगा तो इन सब तकलीफों से तो दूर हो सकते हैं ना। तो यही बोलता हूँ। तो जब से हीमोहिम हिंदुस्तान में आया हुआ है, भारत में आया हुआ है, अगर आप आपके डॉक्टर के दवा के साथ इसको कंज्यूम करते हो तो आपको ये लाइनें बोलने की ज़रूरत नहीं रहेंगी। आप यही बोल सकते हो कि हर किसी को हीमोहिम पहुँचाए और लोगों के जीवन अच्छा बनाए। ठीक है, तो चलते हैं आगे, लेकिन उसके पहले देखते रेक्टल कैंसर यानी क्या। आपको रेक्टल कैंसर का मेरे घर के अंदर ही एक पेशेंट था, मेरी बुआ, उस टाइम हीमोहिम इंडिया में था नहीं और बाहर से भी मैं मंगाने की बहुत बार कोशिश किया था लेकिन आ नहीं पाया था। ठीक है, तो रेक्टल कैंसर की पेशेंट की बहुत कंडीशन खराब हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है। तो रेक्टल कैंसर यानी क्या ये पहले देख लेते। तो रेक्टल कैंसर वह कैंसर है जो मलाशय में कोशिकाओं में विकसित होता है। मलाशय सिग्माइड बृहदान्त्र के नीचे और गुदा के ऊपर स्थित होता है। आपका मलाशय और बृहदान्त्र दोनों पाचन तंत्र का हिस्सा है, इसीलिए मलाशय और पेट के कैंसर को अक्सर कोलेक्ट्रल कैंसर कहा जाता है। और एक भाषा में मैं आपको बताता हूँ, भाषाएं हिंदी रहेंगी लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा सा इजी करके बताता हूँ। रेक्टल कैंसर वह कैंसर है जो मलाशय से शुरू होता है। मलाशय यानी बड़ी आंत का अंतिम कोना जो होता है, जहाँ से हम सुबह सब कुछ बाहर निकालते, वहां तक कई इंच तक होता है। यह बृहदान्त्र के अंतिम खंड के अंत से शुरू होता है और जब यह गुदा की ओर जाने वाले छोटे संकीर्ण मार्ग तक पहुंचता है यानी एनस तक पहुंचता है, मलाशय के अंदर को रेक्टल कैंसर बोलते हैं। और कोलन के अंदर, कोलन भी होता है, कोलन के अंदर के कैंसर को कोलन कैंसर यानी कोलेक्ट्रल कैंसर करके कहा जाता है। रेक्टल कैंसर जब होता है जब मलाशय में स्वस्थ कोशिकाएं अपने डीएनए में परिवर्तन यानी म्यूटेशन करती है या म्यूटेशन के कारण विकसित होता है। सेल डीएनए को सूचना निर्देश देते हैं जो एक सेल को बताते हैं अब क्या करना चाहिए। हर एक अलग अलग सेल्स होते हैं ना, तो एक में को सूचना देने का काम भी ये करते हैं। म्यूटेशन वाली कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने और स्वस्थ कोशिकाओं को मरने के बाद भी जीवित रहने के लिए कहते हैं। और जब वो जमा हो जाती है एक जगह, जमा होने वाली कोशिकाएं ट्यूमर बनती है। जब वो स्वस्थ कोशिकाएं जब एक साथ जमा हो जाएंगी, उनको मरने के बाद भी जिंदा रहने के लिए बोला जाता है, तो एक जगह वो जमा हो जाती है तब ट्यूमर बनती है। और समय के साथ कैंसर कोशिकाएं आसपास के स्वस्थ ऊतकों यानी टिश्यूज पर आक्रमण करके और नष्ट करने के लिए विकसित भी हो सकती है। और कैंसर कोशिकाएं जो ट्यूमर कैंसर का आता उससे टूटकर शरीर के अन्य हिस्सों में यात्रा, जैसे हम चारधाम की यात्रा कराते हैं ना हमारे घर के लोगों को, उस तरह हमारी शरीर की यात्रा कर सकती है। इसे मेटास्टेटाइज करके नाम से जाना जाता है। इट इज नॉट क्लियर व्हाट कॉज द म्यूटेशन दैट कॉज कैंसर टू फॉर्म। ये इसका कोई क्लियर कारण नहीं है। ठीक है, रेक्टल कैंसर को 5 अलग अलग चरणों में वर्गीकृत किया जाता है।
रेक्टल कैंसर का निदान इस बात पर निर्भर करता है कि रेक्टल कैंसर कितना बड़ा है और यह कितना फैल चुका है या नहीं फैल चुका है। तो स्टेजेस होते हैं। तो पहली स्टेज यानी जीरो लेवल की जो स्टेज होती है, मलाशय के परत की सतह पर कैंसर कोशिकाएं पाई जाती है। नॉर्मली ये स्टेज किसी को पहचानने भी नहीं आती। स्टेज 1, ट्यूमर स्तर के नीचे या संभवतः मलाशय की दीवार में विकसित हो जाता है। ठीक है, इस केस में समझ में आता है। स्टेज 2, ट्यूमर मलाशय की दीवार में विकसित हो गया है और मलाशय के आसपास के ऊतकों में फैल जाता है। स्टेज 3, ट्यूमर मलाशय के बगल में यानी बाजू में लिम्फ नोड्स और मलाशय के दीवारों के बाहर कुछ ऊतकों यानी टिश्यूज पर आक्रमण करता है या किया हुआ है। और स्टेज 4, ट्यूमर दूर के, हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स होते हैं अलग अलग जगह, दूर के लिम्फ नोड्स या अंगों में फैल जाता है। यदि आपको स्टेज 4 मेटास्टेटिक रेक्टल कैंसर है तो इसका मतलब है कैंसर मलाशय से पूरे शरीर के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया है। यह कैंसर कोशिकाएं शरीर में कहीं भी यात्रा कर सकती है, लेकिन यकृत मेनली जिसको हम बात करें लीवर, लंग्स यानी फेफड़े, ब्रेन या पेट की परत का एरिया मेनली ये काबिज करते, ये इनका काम है। ठीक है, नॉर्मली सर्जरी करते कैंसर में, केमो करते और रेडियोथेरेपी देते हैं, आपको मालूम है ये चीज़। लेकिन इस कैंसर में एक प्रॉब्लम और हो जाता है, जब हम ऑपरेट करते किसी का ना, तो उस टाइम एक प्रॉब्लम, एक समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन जब कैंसर की गठान यानी हमारे एनस तक पहुंच जाती है, एनस के पास होती है, तब उस भाग को काटना पड़ता है, एनस के भाग को काटना पड़ता है। तब डॉक्टर अपशिष्ट यानी जो हम वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए एक स्ट्रोम बैग को लगाया जाता है। स्ट्रोम यानी एक तरह की प्लास्टिक की थैली होती है, तो इसको लगाया जाता है। अगर हम बात करूं तो जैसा ये हमारा एनस है, समझ लीजिए ये एनस है। ठीक है, यहाँ से सुबेरे सब चीज़ें बाहर निकलती है, यहाँ कैंसर हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं डॉक्टर, इस भाग को भी काटेंगे, इस भाग को भी काटेंगे। अब ये एनस कहाँ से जुड़ेगा, ये तो कहीं जुड़ नहीं सकता। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ एक थैली लग जाती है आपको ऐसी बाहर से, ये पेट के ऊपर में यहाँ से बाहर आता है और यहाँ एक थैली लग जाती है। ठीक है, यहाँ थैली लगने के बाद जो भी हमारी गंदगी है वो थैली में जमा होती है। अगर दिन में 4 बार हम गंदगी कर रहे हैं तो 4 बार वो थैली में जमा होती है और उस थैली को फिर हमको साफ करना पड़ता है, घर में किसी को रखना पड़ता है। ये सेम प्रॉब्लम मेरे बुआ के साथ भी हुआ था, तो मैं इसलिए अच्छे से जानता हूँ कि उसमें तकलीफ कितनी होती है। थैली को भी क्लीन करना पड़ता है, थैली भी हर महीने में बदलनी पड़ती है, उसके आजू बाजू में जो क्रीम्स लगती है उसके लिए एक स्पेशल आदमी आता है, स्पेशल बंदा आता है, वो सब चीज़ें करनी पड़ती है। और अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप एक आदमी को रख सकते हो साफ सफाई के लिए, नहीं है पैसे तो आपको खुद को करना पड़ेगा, आपके घर वाले हैं तो, या फिर जो पेशेंट है उसको खुद को करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम होता है। तो अब देखते हैं टेस्टोमोनी। तो 2 दिन के लिए एडमिट करने के लिए मुझे 3 से 4 टेस्ट करनी पड़ी, जैसे MRI, CT स्कैन, PET स्कैन। और जब भी मैं टेस्ट करता था तो मेरा हेमोग्लोबिन लो हो जाता था और यूँ समझो कि बदन में कोई ताकत नहीं रहती थी। जब फाइनल मुझे मालूम पड़ा कि मुझे रेक्टम का कैंसर है, तो कैंसर नाम सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे ऑलमोस्ट मैं ख़त्म हो गया। लेकिन डॉक्टर्स जब मुझे टेस्ट करते थे तो मुझे बोलते थे कि तुम्हें वॉमिट होगा, तुम्हें नोशिया होगा, तुम्हारे बाल पूरे झड़ जाएंगे, तुम्हारा फेस पे ब्लैक पैचेस आ जाएगा। यहाँ तक कि ऐसी चीज़ें बताई थी जो कैंसर पेशेंट जो नहीं डरने वाला है वो भी डर जाता है। लेकिन जब 15 दिन 20 दिन मेरे टेस्ट ख़त्म होने के बाद जब पोरस आशा सर को पता चला कि इनका इम्यून सिस्टम लो हो रहा है, इनका हेमोग्लोबिन लो हो रहा है, तो इन्होंने मेरे लिए हेमोहिम का बंदोबस्त किया। मुझे मालूम नहीं कि हेमोहिम कितना इफेक्ट करता है, मुझे मालूम नहीं कि हेमोहिम क्या करेगा, क्योंकि मैं 1 साल से एटॉमी से जुड़ा हूँ और मुझे मालूम है कि हेमोहिम ये करता है, हेमोहिम वो करता है। जब तक हम किसी को देखते नहीं या अपने ऊपर कुछ होता नहीं है तब तक मालूम नहीं पड़ता है कि हेमोहिम एग्जैक्टली क्या करता है। जब भी मैं टेस्ट करके आता था तो मैं लो हो जाता था, लेकिन जब मैंने हेमोहिम लेना चालू कर दिया तो मुझे 2 दिन के बाद कीमो रेडिएशन चालू करना पड़ा। मैंने 25 कीमोज और 25 रेडिएशंस लिए। कीमो मैं एक हॉस्पिटल में लेता था, लेकिन रेडिएशन मुझे दूसरे हॉस्पिटल में लेना पड़ता था, वो भी 45 मिनट्स के अंदर। और जब मैं आता था
तो डॉक्टर्स लोग परेशान हो जाते, तो बोलते थे कि नॉर्मल स्कैन करता था तो तेरी हालत खराब हो जाती है, अभी तू चल के आता है। तो मैं को हाँ चल के आता हूँ, बट किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है। मुझे लगा कि रेडिएशन इज अ नॉर्मल थिंग, पर जब भी रेडिएशन कोई लेता है या कीमो लेता है तो उसकी ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम लो हो जाती है, लेकिन मेरी इम्यून सिस्टम डबल हो गई। मैं दिन में 2 बार लेता था हीमोहिम, ओके, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, जिसकी वजह से मेरे बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ते गया। हेमोग्लोबिन जो मेरा 7 या 8 होता था वो 11 के नीचे कभी होना नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे मैंने मेरे पूरे 25 कीमोज और रेडिएशन ख़त्म किए। एवरी डे डॉक्टर्स और सिस्टर्स मुझे देखते थे और एकदम शॉक खाते थे कि बोलते थे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि नॉर्मली जो भी कैंसर पेशेंट्स ये ट्रीटमेंट से जाता है उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन कीमो रेडिएशन होने के बाद भी मैं हॉस्पिटल में घूमता था, बात करता था दूसरे लोगों से, और ऐसा होता था कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। नॉर्मली मोशंस के टाइम पे भी मुझे बहुत दर्द होता था, लेकिन हीमोहिम लेने के बाद मुझे वो पेन भी गायब हो गया। आज मैं 15 डेज के लिए, मतलब 2 हफ्ते के लिए घर में मुझे डिस्चार्ज किया है और मेरा फर्दर ट्रीटमेंट बाद में किया जाएगा। आज तक मुझे कोई भी वीकनेस नहीं हुआ है और ना ही मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मुझे कैंसर है। मैं यही कह सकता हूँ कि हीमोहिम आपको कैंसर से दूर नहीं करता है, लेकिन कैंसर से रिलेटेड आपके बॉडी में जो भी वीकनेसेस है, जो भी आपकी इम्यून सिस्टम लो है, वो आपको बढ़ाती है, जिसकी वजह से आप अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। और मैं आज भी हीमोहिम कंटिन्यू ले रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया, इसलिए कि अगर और कुछ प्रॉब्लम्स मेरे बॉडी में आए वो उसे स्टॉप कर सकता है और उसे जड़ से उखाड़ सकता है। आज की तारीख में मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को कोई बीमारी नहीं भी है तो हीमोहिम लेना चालू करेगी। कुछ पता नहीं चलेगा कि आज के वातावरण में आप लोगों को क्या हो सकता है, इसलिए हीमोहिम मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। बस इतना ही मुझे आज कहना है। तो मेरे ख्याल से आपने टेस्टिमोनी देख लिए होंगे। इन साहब को रेक्टल का कैंसर था, ठीक है, इन्होंने केमो लिए, इन्होंने रेडियोथेरेपी भी लिए, और आप देख रहे होंगे बहुत स्वस्थ दिख रहे चेहरे से। ये बता भी रहे थे कि जब इन्होंने केमो चालू किया, केमो और रेडियोथेरेपी चालू किया, उसके पहले हीमोहिम ये लेते नहीं थे। हीमोहिम लेने के बाद इनकी केमो और रेडियोथेरेपी चालू हुई थी। उसके पहले जब भी ये टेस्ट के लिए जाते थे, नॉर्मल कोई भी ट्रीटमेंट इनका होता था, ट्रीटमेंट जो भी टेस्ट इनका होता था, उस टेस्ट के बाद भी इनमें थकान, बहुत भयंकर थकान आ जाती थी, ठीक है। ये और इनकी जीने की एक आशा थी ना, कैंसर सुनने के बाद में वो भी मर गई थी, लेकिन हीमोहिम से इनकी जीने की आशा जागृत हुई है। इम्यून सिस्टम अच्छा हुआ है। हीमोहिम क्या करता है इनको मालूम नहीं था। बहुत साल से एटोमी से 1 साल से लगभग जुड़े हुए, तो भी इनको एक मोटा मोटा मालूम था, लेकिन जब तक बोलते हैं ना कि अपने ऊपर नहीं बीतती, अपन खुद इसका एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक लोगों को बता नहीं सकते हीमोहिम क्या करता है। तो यही इनकी कंडीशन थी। हीमोहिम लेने के पहले जब इन्होंने हीमोहिम चालू नहीं किया था तो थक जाते थे। हॉस्पिटल में जो भी इनका इलाज होता था, जो भी इनकी टेस्ट होती थी, उसके बाद में इनको 25 कीमो और 25 रेडिएशन दिए गए। आप देख रहे होंगे चेहरे से ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अभी का केस है ये, कोई पुराना केस नहीं है, ठीक है। कीमो और रेडिएशन लेने के बाद भी हीमोहिम के कारण इनकी हालत कभी भी खराब नहीं हुई। अच्छे से कीमोज हुए, अच्छे से रेडिएशन है। जो कीमो और रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उन साइड इफेक्ट्स का इनको सामना नहीं करना पड़ा। दिन में 2 बार ये हीमोहिम लेते थे, 25 दिन रोज। जब इन्होंने केमोथेरेपी किए और साथ ही साथ रेडिएशन किए, क्योंकि केमो के बाद इनको 45 मिनट के अंदर में रेडिएशन लेना पड़ता था। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल इनको जाना पड़ता था, वो चल कर जाते थे। उस टाइम नर्स और डॉक्टर इनको अवाक होकर देखते थे, अवाक यानी आश्चर्यचकित होकर देखते थे कि भाई तू क्या कर रहा है, क्या ले रहा है, तू क्या ऐसा चीज ले रहा है जिसके कारण तुझे अभी थकावट भी महसूस नहीं हो रही। इसके पहले तो नॉर्मल टेस्ट करते थे हम तेरी, तो उसमें भी थक जाता था। अभी तो तू चल के आ रहा है उस हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल, क्या कर रहा है, क्या ले रहा है। तो ये टेस्टिमोनी हमारे भारत की है, हमारे देश की टेस्टिमोनी है रेक्टल कैंसर के ऊपर में।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका कैंसर, रेक्टल कैंसर हीमोहिम से ठीक हुआ है, लेकिन हीमोहिम ने उसके साथ में जो ट्रीटमेंट के साथ में जो इसको इफेक्ट दिया हुआ है, वो इफेक्ट तो और कहीं नहीं मिलता ना दोस्त। और कहाँ मिलता है? आप बताइए, केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद लोगों को कितनी सारी तकलीफें होती है, आपने देखा होगा। आपके जान पहचान में अगर आपके घर में कोई पेशेंट होगा तो आपने देखा होगा पेशेंट की हालत क्या हो जाती है, पेशेंट कितना वीक हो जाता है। लेकिन इनको रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी देने के बाद भी इनकी कंडीशन अच्छी है। बात की कंडीशन मुझे नहीं मालूम अभी ऑपरेशन वगैरह का इनका क्या है फर्दर का, लेकिन अगर ऑपरेशन करना, मेरे हिसाब से इनको ऑपरेशन करने की भी नौबत नहीं आएंगी, क्योंकि रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी दिया हुआ है तो गठान तो वैसे भी गायब होंगी, और साथ ही साथ इनका हीमोहिम भी चालू है, तो सभी चीज़, इनकी इम्यूनिटी भी उस चीज़ पे काम कर रही होंगी, तो इनको आगे चलकर ऑपरेशन भी करने की जरूरत नहीं करेंगी, गठान पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। यही मेरी आज की टेस्टोमनी थी रेक्टल कैंसर के ऊपर में। हमारे देश की टेस्टोमनी थी, अभी तक हमने बाहर की टेस्टोमनीज देखे हुए, अभी हमारे देश की टेस्टोमनीज भी सामने आ रही है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जो जरूरतमंद है उसको वीडियो पहुंचाइए। 15,000 रुपए के अंदर में अगर हीमोहिम आ रहा है तो 15,000 रुपये आपके जान से बढ़कर नहीं है। आपके घर में जो कमाने वाला बंदा है या आपके घर परिवार का कोई सदस्य है, उसके जान से बढ़कर 15,000 रुपये नहीं है दोस्त। 15,000 रुपये के पीछे आप सोच रहे हो 15,000 बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, ये मत सोचिए। 15,000 से आप किसी की भी जान बचाने में मदद कर सकता है हीमोहिम, जान बचाने में मदद कर, दवाई तो नहीं है लेकिन जान बचाने में डेफिनेटली मदद कर सकता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करके। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो आप बिंदास हीमोहिम लीजिए, अगर आप स्वस्थ है तो भी लीजिए, ताकि आप रोगों से दूर रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।